मंडला में जन्म, मंडला के बाद फिर जबलपुर या यहाँ से और कहीं, फिर जॉब, उसके बाद फिर नौकरी, फिर नौकरी से योगा, फिर सेहत, कैसा रहा ये सफ़र? कितने पार्ट्स में घटा? एक्चुअली सफ़र तो कहते ही यात्रा को है, और यात्रा का हर दौर अपने अपने एक नई उत्साह, नई उमंग लिए होता है। और मेरे खास तौर से मेरे साथ तो परमात्मा की बहुत कृपा रही। बहुत अच्छे लोगों का सानिध्य मिला, बहुत अच्छे गुरुजन मिले जो मुझे निरंतर प्रेरणा देते रहे। तो पहले तो शुरू में एज़ यूजुअल और लड़कों की तरह मेरा भी एक सपना था। मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया 1985 में। तब एक सपना था कि बहुत पैसे कमाने हैं, तो उस कमाने की दौड़ में बम्बई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जॉब किया, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की, लेकिन बहुत जल्दी मन भर गया। लगा शायद इससे आगे भी कुछ और है। फिर लगा कि कुछ बिज़नेस होना चाहिए, कोई फैक्ट्री लगानी चाहिए। फिर वो करके देखा, वो भी पूरा होता चला गया। फिर उसमें भी मन नहीं लगा। तो फिर थोड़ा मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। 97 में मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था। ओके। तो करीब 28% मेरा ब्रेन डैमेज हो गया और पूरा बायां अंग मेरा पैरालिटिक हो गया। वो उस समय मैं योगा से जुड़ा ही था, मतलब थोड़ा ही समय हुआ था, मुझे 1 आध वर्ष हुआ था, उतना रेगुलर नहीं था मैं। फिर मुझे उन दिनों इतनी ज़्यादा अपने आप में ग्लानि हुई, इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी हुई कि मैं ठीक से चल नहीं पाता था। कुछ करना तो दूर, मेरी 1 साल की बेटी थी, मैं उसको भी कहीं उठा नहीं पाता था। वो गिरती मेरे सामने गिरती रहती थी और मैं देखता रहता था। उस समय एक बड़ा निराश्य आया जीवन में कि ऐसी जीवन का मकसद क्या है। तो उन्हीं दिनों दरमियान जब मैं बहुत दवाइयाँ खा रहा था, बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहा था, तो किसी ने मुझे रेकी के बारे में बताया। तो फिर मैं रेकी सीखने गया, मुझे उससे बहुत अद्भुत परिणाम मिले। फिर मैंने उसके फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और फिर मैंने मास्टरशिप, उसकी ग्रैंड मास्टरशिप मैंने दिल्ली से की। उन दिनों रेकी में बहुत ज़्यादा फ़ीस होती थी, और मैंने वो सारे कोर्सेज़ पूरी शिद्दत से, पूरी अपनी श्रद्धा से किए, और उसके मुझे बहुत अद्भुत परिणाम मिले। अब मैं शायद, मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन देयर आर एटलीस्ट नियरली अबाउट 500 to 600 पीपल जो जाने में मेरे माध्यम से ठीक हुए और जिनको कि इससे लाभ पहुंचा रेकी से। फिर मैं योग कर ही रहा था। फिर योग में थोड़ा इच्छा हुई कि कुछ इसमें यूनिवर्सिटी की डिग्री ली जाए, तो मैंने और मेरी वाइफ ने साथ में मिलकर MA किया योग में। और इस दरमियान में 95 से ओशो को निरंतर सुन रहा था। तो ओशो की वाणी बड़ी ओजस्वी है और बड़ी आपको अंतरतम को झंझोड़ने वाली उनकी वाणी थी। फिर 96-97 में मैंने उनका पहला शिविर किया। वो मैं देवताल, जबलपुर में एक जगह है, ओशो आश्रम है, वहाँ पे मैं गया। वहाँ अच्छा लगा मुझे। फिर मैं अपनी पत्नी के साथ पूना गया। वहाँ हम लोग करीब 1 हफ्ते के दरमियान वहाँ रहे। फिर वहाँ मुझे और भी उनकी नई विधाओं के बारे में, नई विधियाँ जो ध्यान की सिखाते थे ओशो, उनके बारे में पता चला। बहुत सारे ऑडियो वीडियो कैसेट्स हम लेके आए वहाँ से। एंड फिर उसके बाद यात्रा चल निकली। थोड़ा सा रुकूंगा आपको कि ये जो आपका पैरालाइज का दौर था वो किस सन में था, और मंडला से जबलपुर जो आपका था या आपकी प्रारंभिक पढ़ाई थी? एक्चुअली आई बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1964, 9 में 1964 का आई बॉर्न। वहाँ से लेकर 1970 तक लगभग 6 से 7 वर्षों तक मैं मंडला में रहा, नानी के पास अपने। उसके बाद मैं जबलपुर आया। मेरे मम्मी पापा जबलपुर में थे, और चूँकि मेरी बहन जस्ट 1 साल बाद पैदा हो गई थी, और मदर मेरी जो थी उस समय एमएड कर रही थी, बीएड एमएड कर रही थी, तो 2 बच्चों को एक साथ रखना पॉसिबल नहीं था। पापा मेरे जॉब में थे, तो और मैं बहुत छोटे से मेरे को मौसी ले गई थी मेरी। तो फिर नानी और मौसी के साथ मेरा बचपन गुजरा। और फिर मुझे यहाँ के, मैं नानी के स्कूल में जाता था, तो 5वीं क्लास की पढ़ाई भी मेरे को याद हो गई थी। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट 3rd में एडमिशन मिला। तो मैंने बच्चों के समान प्राइमरी 1st 2nd नहीं पढ़ा है। मैं डायरेक्ट 3rd स्टैंडर्ड में, यहाँ सेंट नॉर्बर्ट स्कूल है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। फिर मॉडल स्कूल से मेरी 11th हुई 1980 में। 85 में मैंने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग का जिस दिन मेरा लास्ट प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ था, मैं बॉम्बे चला गया था। मुझे लग रहा था कि मुझे और आगे पढ़ना है और जॉब भी करना है, क्योंकि उन दिनों थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं थी फादर की कि बहुत ज़्यादा वो पैसा पे कर सकते। तो आई हैव गॉन एंड आई गॉट एडमिटेड इन नरसिंह मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। वहाँ से डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन लिया। समाव वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, 2 वर्षों का कोर्स। थोड़ी पॉलिटिक्स थी कंपनी में, ये वो, और 2-2.5 सालों में मैंने वो कंपनी छोड़ के मैंने इंदौर में अपना बिज़नेस चालू किया। फिर वहाँ उसके बाद फिर बिज़नेस भी जम नहीं पाया, काफ़ी नुकसान हुआ उन दिनों। फिर मैं दूसरी कंपनीज़ में आया।
फिर लास्ट जॉब मेरी 2001 में मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स करके एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, काफ़ी मल्टीनेशनल्स में मैंने काम किया। और फिर लास्ट में 2001 में मैंने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस चालू किया। आखिरी में ये समझ आया कि सेहत सब कुछ है, तो आत्मिक सेहत और शारीरिक सेहत दोनों की तरह। पहले तो शरीर की सेहत। एक्चुअली सेहत जो है वो एक स्वास्थ्य जो शब्द है हिंदी शब्दकोश में पाया जाता है। हेल्थ या हेल्दी जो है वो उसका पर्यायवाची नहीं है। हेल्दी का हिंदी में अगर अनुवाद करें तो जो बीमार नहीं है, जबकि स्वास्थ्य वो है जो हम स्वयं में स्थित हो गए हों। तो सेहत, स्वास्थ्य या आरोग्य भी में भी हो गया कि मतलब जिसको रोग नहीं है। तो अभी जो हमारे जो संत थे, हमारे जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने जो स्वास्थ्य की बात की मतलब स्वयं में स्थित हो जाए, यानी व्यक्ति अगर बैठे तो उसको कहीं कोई दर्द ना हो रहा, वो 3 घंटे बैठा है तो बैठा है। अगर वो किसी एक आसन में सुखपूर्वक मतलब अगर 3 घंटे एक स्थिति में रह सकता है बगैर किसी कष्ट के, बगैर किसी हाथ पैर को दिक्कत में लाए हुए, तो हम कहते हैं वह स्वयं में स्थित है। और फिर जब हम शरीर की स्वस्थता को प्राप्त कर लेते फिर आती मन की स्वस्थता। तो मन की स्वस्थता के लिए बट नेचुरली अभी हम जब बात करेंगे अष्टांग योग में, तो उसमें 8 अंगों में जो पहला अंग है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। तो आसन के कुछ अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग आसन की विधियां हैं, वो रोग विशेष के लिए अलग हैं। फिर अगर आप 70 वर्ष या 60 वर्ष ऊपर हैं और आपको कोई बीमारी है उसके लिए अलग आसन है। फिर आसन के बाद आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम के बाद जो बाकी की 3 है धारणा, ध्यान, समाधि, वो केवल आपके मन और आत्मा से जुड़े हुए हैं या भाव से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हम आगे करने वाले हैं या हम सेहत पे बात करेंगे अपने पूरे एपिसोड्स में, उसमें क्या क्या होगा और किस सीरीज में होगा, हम किस किस चीज़ पे बात करेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न सिद्धार्थ जी आपका। इसमें क्या है कि हम सबसे पहले तो शरीर को साधें। राइट। अब शरीर को साधने के लिए जैसे मैं देखता हूँ आपके एज के भी बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियाँ मेरे पास आते हैं, तो आपके यहाँ आपको क्या होता है, जैसे आपका जो बारे में आपने मुझे बताया है कि आपका जो जॉब है, प्रोफाइल है, वो उसमें आपको बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठना होता है। अब नेचुरली आज की युग में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं और बहुत ज़्यादा काम है और आपके पास अलग से आसन को करने का समय नहीं निकलता है। तो आपको कुछ नहीं करना, वो टेक्निक्स मैं आपको आने वाले सत्रों में बताऊंगा। आपको कुछ नहीं, 4-5 बार इस तरह से पीछे अपनी गर्दन को कर लेना है। फिर ये जो हाथ कंधे आपके अगर दुख रहे हैं तो कंधों के लिए आपको इस तरह से करना है। इसको हम पवन मुक्तासन में जब हम लेंगे, मुश्किल से 10 मिनट की क्रिया है, सिर्फ 10 मिनट की। अगर एक सामान्य व्यक्ति करता है तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसको शरीर संबंधी कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर उसके बाद थोड़ा देर प्राणायाम कर ले, 5-7 मिनट वो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे महिलाएं हैं उनका एक प्रोफाइल थोड़ा अलग ढंग का होता है, उनको किचन में रहना, तो किचन में प्लेटफॉर्म पकड़ के उनको पीछे हो जाना इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने हिंदू संप्रदाय में, हमारे जो हिंदू उसमें जितनी भी विधियां हैं हमारे करने की, वो सब फ्रंट बेंडिंग की, सामने झुकने की, पीछे झुकने का कुछ भी नहीं करते हैं। तो इवन आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि बाइक जब भी आप स्टार्ट करें तो एक नियम बना लें कि मेरे को एक बार पीछे होना है। आप देखेंगे कि आपको कभी भी इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक में कभी कोई समस्या नहीं होगी। बैक पेन का प्रॉब्लम, जिसको अपनी स्लिप जो स्पॉन्डिलाइटिस जिसको कहते हैं हम, स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्लिप डिस्क हो, इस तरीके की कोई तकलीफ आपको नहीं। ये बाजार में एक बहुत नया रोग आया है इस समय जी। अंग्रेजी के बहुत सारे रोग हैं जो सुनने मिलते हैं। तो हम मुद्रा विज्ञान पे बात करेंगे, हाँ, हम योगा करेंगे, जी हाँ, उसके बाद हम रेकी पे भी जाएंगे। रेकी भी, ध्यान के हम छोटे छोटे प्रयोग आपको 10 से 15 मिनट के कराएंगे, जो आप कभी भी ऑडियो वीडियो लगा के कर सकते हैं। क्योंकि जस्ट टू स्टार्ट विद, वैसे तो ध्यान है अक्रिया, कोई क्रिया नहीं करना, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अक्रिया को नहीं समझ पाता, तो उसके लिए थोड़ी स्टेप्स बताएं। फिर जैसे अभी इस समय में का जो ज्वलंत टॉपिक है वो कोरोना, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, अब हम अपने आप को कैसे बचा लें। जब लोग कहते हैं इम्यूनिटी, बट इम्यूनिटी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप 2-3 कैप्सूल खा लेंगे, दवाई खा लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये आपको रोज़ करने वाली बात है। तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाएं, केवल कोरोना के लिए ही नहीं। आप कैंसर से कैसे बचें, डायबिटीज़ से कैसे बचें। देखिए, आज आप लगभग 30 साल के होंगे अगर, तो आप 45 के बाद आपको ये सब रोगों की शुरुआत चालू हो जाती है। बीपी भी होता है, शुगर भी हो जाती है, फिर किसी को कैंसर भी हो जाता है। तो आखिर, और मैंने देखे 80 से 90 साल के लोग, और वो जब डांस करते तो मैं बीच में थक जाता हूँ उनके सामने। बट उनकी 80 साल में इतनी ऊर्जा है उनके अंदर, वो मैं कब जब उनसे अंतरंग वे में बात करता हूँ तो उनका ये कि हमारी नियमित जीवन शैली है। तो हम जीवन शैली पे भी बात करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, इसके बाद हम योग पे जाएंगे, आप जहाँ से शुरू करें। जी, जोरबा दी बुद्धा क्या है ये? क्योंकि आपको जब मैंने देखा कैप लगाए हुए मस्त मलंग से, बिल्कुल। हाँ जी, एक्चुअली देखिए, जोरबा दी बुद्धा अफ्रीका का एक कबीला है। तो वहाँ पे कबीले में जोरबा जो शख्स होता है, जो वहाँ का आदिवासियों का राजा कहते हैं, वो क्या करता है, बिंदास ज़िंदगी जीता, मतलब बढ़िया मस्ती से खाओ पियो, ऐश करो, नाचो गानो और सो जाओ।
और ओशो ने जो ये ज़ोरबा द बुद्धा लाया, उसके पीछे ये था कि एक व्यक्ति जो रात को तो बहुत मस्ती कर रहा है, पार्टी कर रहा है, लेकिन जब वो सुबह उठ रहा तो वो बुद्ध के समान उठ रहा। बुद्ध के समान यहाँ बुद्ध जो है प्रतीकात्मक शब्द है कि बुद्धा मीन्स जो अपने आप को जिसने पूर्णतः जान लिया हो, एनलाइटेंड जिसको हम बोलते हैं। हम सारी दुनिया को जान जाते हैं या जानने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो ये जानता हो सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद वो हर जो चीज़ कर रहा है वो उसके लिए एक खेल मात्र हो जाती है, फिर उसके लिए वो वैसी घटना नहीं हो जाती। तो ओशो ने जो कहा, और जो मैंने भी थोड़ा बहुत अपने अनुभव से जाना, कि जब तक आपका पेट यहाँ तक नहीं भरेगा तब तक आप आध्यात्मिक किसी भी गतिविधि में आप पूर्णतः सम्मिलित नहीं हो सकते। ये मेरी अपनी मतलब जानी हुई, अनुभव से जानी हुई मेरी बात है। ज़ोरबा द बुद्धा। ये ज़रूर।